हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे तो जो हमारा ऑक्सीलेशन टॉपिक दे रखा है उसके बारे में, उसके अंतर्गत हम एसएचएम और दोलन के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फिर हमने बात करी थी सरल आवर्त गति के जो उदाहरण हैं उनके बारे में स्टार्ट। अब उसके अंदर पहला हमारा उदाहरण था कमानी से जुड़े हुए द्रव्यमान की गति यानी लोडेड स्प्रिंग की जो है हम बात कर रहे थे। अब आज हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं जो है सरल लोलक। ठीक है, चलिए तो अब हम टॉपिक डालेंगे सेकंड। ये लीजिए, आपका सेकंड टॉपिक है सरल लोलक। सरल लोलक, ठीक है। सरल लोलक का मतलब क्या है? सरल लोलक का मतलब है सिंपल पेंडुलम। क्या है? सिंपल पेंडुलम। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में। सरल लोलक का बेसिकली मतलब है कि आपको मैं भी चार जो लक्षण लिखवा रहा हूं, उन चारों लक्षणों को जो भी आपका लोलक फॉलो कर रहा हो आप उसे कह देंगे क्या? सरल लोलक। यानी ऐसा पेंडुलम जो मैं अभी आपको चार कंडीशंस लिखवा रहा हूं, उन चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो आप उसे कहेंगे एक सरल लोलक या एक आदर्श सरल लोलक। ठीक है, उसमें पहला जो लक्षण आता है वो आ जाता है बिंदु द्रव्यमान। आप लिखिए बिंदु द्रव्यमान। बिंदु द्रव्यमान का मतलब है पॉइंट मास। पॉइंट मास, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं पॉइंट मास का बेसिकली मतलब क्या है। तो पॉइंट मास का मतलब है ऐसी बॉडी या ऐसा द्रव्यमान जिसका आकार तो लगभग शून्य हो और उसका जो द्रव्यमान हो वो थोड़ा सा होना चाहिए और वो द्रव्यमान भी एक केंद्र पर केंद्रित हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि आकार रहित जो द्रव्यमान होगा उसे आप बिंदु द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं, तो ये एक केवल कॉन्सेप्ट है, एक संकल्पना कर रखी है। ऐसा कोई जो है आपको अस्तित्व में वस्तु मिले पॉसिबिलिटी वाली वो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आकार नहीं है तो द्रव्यमान कैसे होगा भाई? जिसका कोई शेप नहीं है, बहुत ही छोटा बिंदु है तो उसका द्रव्यमान भी बहुत कम होगा। ऐसी वस्तु पॉसिबल है नहीं, लेकिन सिर्फ एक ये संकल्पना है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि आकार रहित द्रव्यमान को बिंदु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आकार रहित जो द्रव्यमान होता है उस बिंदु को हम बिंदु द्रव्यमान कहते हैं और ये एक केवल आपकी संकल्पना है। अब मैं आपको एक डायग्राम लिखवा देता हूँ सरल लोलक का, वो डायग्राम आप याद रखना क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ जो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये हमारा एक हम बना रहे हैं बेस, जहाँ पर हम क्या करेंगे, उस लोलक को लटकाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ये लीजिए, ये और ये हमारा ये मोशन करेगा तब। ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन करवा देते हैं। ये करवा दिया और ये ऐसे होते हुए ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये है पॉइंट बिंदु, ये यहाँ भी है, यहाँ है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट तक ये जाने वाला है। तो जब ये इस बिंदु पर आएगा, ये मान लो ए बिंदु, ये ओ बिंदु,
ये बी बिंदु और ये सेंटर है तो ये सी बिंदु मान लो। तो जब ये ए पॉइंट के ऊपर होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम। ये हो जाएगा जब ओ पॉइंट पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। और आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ गई बात। और ये जो है हमारा, ये है क्या सर, ये गोले गोले जो आपने 3 बनाए, तो भाई ये इस साइड में बता देता हूँ लिख करके, ये है दोलन बिंदु। क्या है, दोलन बिंदु, यानी वो जो घूमने वाला बिंदु है, ये जो बिंदु द्रव्यमान है उसकी बात हो रही है भाई। ये एक पॉइंट तो होगा ही ना जो घूम रहा होगा, तो वो घूमने वाला जो बिंदु है वो दोलन बिंदु है। ठीक है, चलिए। और इसकी एक जगह हमने मान लो पोजीशन ले ली यहाँ से कि इस पॉइंट पर हम आके माप रहे हैं कुछ चीज़ें, तो और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, चलिए। तो ये जब मिलाया गया है तो ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो x। क्लियर है। यहाँ इसमें कुछ टेंशन भी होगा भाई, ये वायर ही तो है, आखिर में तार है ही तो टेंशन होगा ही होगा। और यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा, अब ये थीटा एंगल मान लो, यहाँ जो एंगल है उसे थीटा नॉट मान लो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब ये जो पॉइंट बिंदु है हमारा, ये बिंदु एक तो ये लाइन ऐसे भी मान सकते हैं, इस तरफ फोर्स दे रही होगी, एक इसका फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है इसका एग्जैक्टली नीचे की तरफ एक W लग रहा होगा ना, mg, बिल्कुल। तो एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, ये एंगल रहेगा थीटा ही। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा जो है एक डायग्राम है जिसके बारे में आपको याद रखना है कि जब आपका सरल लोलक जो होता है उसके अंदर बिंदु मैक्सिमम पॉइंटों पे होता है, यानी एम्पलीट्यूड के ऊपर होता है, तब कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ें। और जब वो मिड बिंदु पर आता है, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, दूसरा, जब ये मिड बिंदु पर आता है तब क्या कंडीशन होती है, ये हमें याद रखनी है। ये जो ब्रैकेट में मैंने 2 चीज़ें बनाई है ये मेनली आपके काम की है, बाकी चीज़ें तो आप भूल भी गए, डायग्राम तो चल जाएगा, बाद में भी डायग्राम बनाना सीख लेंगे। ये जो सी बिंदु है इसे आप अगर याद रखना चाहते हैं तो इसे निलंबन बिंदु कह सकते हैं, यानी ये सब लटकाया जो गया है ना प्रोग्राम, ये भाई पूरा लटक किसके ऊपर रहा है, निलंबन बिंदु पर। तो ये लिख लो, निलंबन बिंदु। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो अब बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट सेकंड की ओर। सेकंड आ जाता है आपके जो लक्षण है वो ये है कि जो आप धागा या जो भी तंतु ले रहे हैं, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो धागा एवं तंतु जिससे बिंदु द्रव्यमान को निलंबित करते हैं, भार रहित होना चाहिए, भार रहित होना चाहिए। तथा ये थ्योरी जरूर है लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, यहीं से तो क्वेश्चन उठेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लिखवाया जा रहा है उसे स्पष्ट लिखें, लिखने में प्रॉब्लम होती है तो ये PDF आप परचेज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है पूरे फिजिक्स के नोट्स 50 रुपये में दे रहा हूँ, इससे तो कम भाई क्या करूँ, इतना तो मेरा चार्ज ही हो जाता है PDF क्रिएट करने का। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट कह रहा है कि धागा
एवं जो तंतु है जिससे बिंदु द्रव्यमान को निलंबित करते हैं, वो धागा या तंतु जो है आपका कैसा होना चाहिए, भार रहित होना चाहिए। एक तो उसका कोई भार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप जब उस धागे के नीचे आप अपना जो भी द्रव्यमान है, दोलक है, उसे लटका रहे हैं तो उसमें कोई विस्तार नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलिए अब नेक्स्ट बिंदु आ जाता है दृढ़ आधार। ठीक है, दृढ़ आधार होना चाहिए। दृढ़ आधार का मतलब है कि आप कहाँ लटका रहे हो। इसे जब लटका रहे हो वो कोई ऐसा नहीं कि रबड़ का बना हुआ है तो जहाँ लटकाया वो रबड़ खींच के नीचे आ गया तो लंबाई में बड़ी बढ़ती हो जाएगी जैसे ही आप लोलक लगाएंगे। तो वो दृढ़ जो आधार है वो दृढ़ होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि जिस आधार से वह निलंबित किया जाता है, यानी लटकाया जाता है, निलंबित किया जाता है, वह दृढ़ होना चाहिए, यानी ठोस होना चाहिए। एक तरह से ये कहना चाहता है। तो दृढ़ होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट फोर्थ बिंदु आ जाता है घर्षण रहित, यानी फ्रिक्शन लेस। सर कहाँ के फ्रिक्शन की बात हो रही है? तो लिखिए आप घर्षण रहित, यानी कि ये जो आपका लोलक है उसके विविध भागों में, यानी जितने भी इसके अलग अलग भाग है, चाहे वो आपका निलंबन बिंदु हो, चाहे आपके वस्तु और धागे के बीच में हो, ये सभी उस या फिर आपका जो वायु है उन सभी में, तो आपका जो है ये कहना चाहता है कि उसके विविध भागों में आंतरिक एवं बाह्य घर्षण शून्य होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो घर्षण रहित होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो कि आपने जो है दोलन पे वहाँ लगा रखा है निलंबन बिंदु, वो साला वहाँ पर जो है क्या हो गया, घर्षण उत्पन्न हो गया। ठीक है भाई, ऐसे थोड़ी सी लैंग्वेज कभी निकल जाती है। तो घर्षण उत्पन्न हो गया। अब घर्षण उत्पन्न हो गया तो आपका वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी भाई? वो तो गर्म होगा, गर्म होते होते टूट के नीचे गिर गया तो गड़बड़ है। तो वहाँ घर्षण नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये चारों जो लक्षण है वो आपको याद रखने हैं कि सरल लोलक जो है वो कैसा होगा, उसके अंदर जो लोलक है आपका वो बिंदु द्रव्यमान होना चाहिए, जो भी आप धागा या तंतु उपयोग में ले रहे हैं उसका द्रव्यमान जो है वो नहीं होना चाहिए, और दोलक का भार जो है उसके विस्तरण नहीं आ जाना चाहिए, दृढ़ आधार होना चाहिए और घर्षण रहित होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे। अब जो मैंने एक ये पीछे डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम का अब ये पर्टिकुलर भाग जो हमारे आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाला है, तो अब हम इस पर्टिकुलर भाग के बारे में बात करेंगे। इसका एक अलग से और डायग्राम बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट पूरा चल रहा है अभी। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम बना लीजिए। ये दृढ़ आधार है मान लो, ठीक है, और इस दृढ़ आधार के ये हमने एक रस्सी बांध के, ये जो है रस्सी है मान लो। अब एक टाइम पे तो सीधी रही होगी कभी न कभी, तो उसके बाद में इसको थोड़ा इधर लेकर आ गए। ठीक है, और फिर ये एक सेकंड, ऐसे नहीं, अब इसको मैं खुद बना देता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं। और ये फिर ऐसे डैश 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 डैश, ये ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये ऐसे घूमेगा भाई, तो इसके मोशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये पॉइंट क्या है? P। समझ में आ गई बात? ये इधर टेंशन तो होगा ही होगा। ये एंगल क्या है? थीटा। ये पॉइंट जो है वो है A। ये क्या है? ओरिजिन इसका, मतलब भाई ऐसे से मोशन कर रहा है तो ये मध्य स्थिति है इसकी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक इस तरफ फोर्स होगा, एक इस तरफ फोर्स होगा। ठीक है, और ये इसका एग्जैक्टली नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा?
mg यानी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये mg जो है ये एंगल भी कितना हो जाएगा, जब ऊपर वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होता है। ये चीज़ अब डायरेक्ट याद रखनी है, भी यहाँ डायग्राम बना दें, बैठना नहीं है अपने, ठीक है। वैसे ये कैसे होती है, तो देखो ये भाई 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाता है। लेकिन अब उसके लिए हमें पूरा यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है। अब जब फटाफट क्वेश्चन करना होता है तो ये ट्रिक है कि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा एंगल है बस। अब यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा थीटा की तरफ, तो कौन सा, कॉस थीटा, यानी mg कॉस थीटा। इधर आ जाएगा mg साइन थीटा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जैसा कि पीछे मैं आप लोगों को प्रत्यानयन बल वगैरह के बारे में सब चीज़ें बता चुका हूँ, तो अब ये हमारा समझ में आ चुका है कि ऐसा ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा हम समझते हैं वापस से। देखो सबसे पहले ये जो O बिंदु है ये है क्या, तो ये O बिंदु बेसिकली आपका जो बॉब है या जो आपका ये जो दोलक है जो घूम रहा है ना, उसका गुरुत्व केंद्र है। तो आप लिख लीजिए इसको, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो बॉब या दोलक, ठीक है, तो बॉब का गुरुत्व केंद्र यानी ग्रेविटी सेंटर है। समझ में आ गई बात। और ये जो बिंदु A है ये दोलन एवं निलंबन बिंदु है। क्या है, दोलन यानी जो आपका घूमने वाला बिंदु है वो, और ये लटकाया गया बिंदु है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कार्यकारी लंबाई कहते हैं, यानी कि ये A और ये P इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सॉरी ये A और O के बीच की डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कार्यकारी लंबाई। क्या कहते हैं, कार्यकारी, मेन लंबाई, ये रियल लंबाई होती है। उसके बाद अभी बात करेंगे इस लंबाई को क्या कहते हैं। तो ये क्या है, कार्यकारी लंबाई, ठीक है। चलिए अब जैसे ही आपने इस यहाँ पर लगे हुए इस दोलक को थोड़ा सा दाईं ओर ले लो और छोड़ दो फिर इसको, तो ये वापस दोलन करने लग जाता है, ठीक है। अभी दोलन करते 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 धीरे धीरे इसका आयाम भाई कम भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये एक बार मैक्सिमम इस बिंदु तक आया, दूसरी बार इधर गया, फिर अब ये बस हर बार इतने मैक्सिमम बिंदु पर जाएगा, नहीं। थोड़ी देर बाद में इसकी एनर्जी कम होगी और ये धीरे 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 रुकना चाहेगा इस ओ बिंदु पर, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर बल कौन से लग रहे हैं, तो एक लग रहा है हमारे इस दोलक का जो है क्या, mg फोर्स, यानी इसका भार लग रहा है, वो हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे। उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, एक हो जाएगा mg sin थीटा। अब दूसरा फोर्स, ये तो पहला फोर्स है, अब दूसरा फोर्स एक और लग रहा है, वो लग रहा है इस धागे में तनाव। ये जो T लिखा है ना, इसका मतलब है तनाव बल। ये तनाव बल लग रहा होगा निलंबन बिंदु की ओर, और mg cos थीटा लग रहा होगा निलंबन बिंदु से दूर की ओर। समझ में आ गई बात। तो तनाव बल T जो लग रहा है वो PA की डायरेक्शन में लग रहा है। W जो है यहाँ भार है, जिसको हमने दो डायरेक्शन में तोड़ दिया। अब आपको पता चल चुका है कि mg cos थीटा जो कि धागे की लंबाई के अनुदिश में T के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तथा घटक mg sin थीटा वो कहाँ लगता है दोस्तों, वो धागे के लंब रूप दिशा में कार्य करता है। अब mg cos थीटा धागे में तनाव T को संतुलित करेगा, लेकिन mg sin थीटा जो है वो असंतुलित रहेगा। समझ में आ गई बात। क्योंकि देखो जब ये मोशन कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि T बराबर हो जाएगा mg cos थीटा, ये याद भी रखना, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये mg sin थीटा है, इसको तो कोई संतुलित कर नहीं सकता। तो जो ये mg sin थीटा है, ये क्या करेगा, अब भाई वो T और mg cos थीटा वो तो हो गए बैलेंस, तो उसका तो प्रभाव ही नहीं रहा, इस बॉडी के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं रहा ना भाई, संतुलित हो चुके हैं। तो ये अब कोई प्रभाव उत्पन्न करेगा क्या, नहीं करेगा। ये और ये एक दूसरे को बराबर होकर के कैंसिल आउट हो गए हैं। अब इसके ऊपर बल कौन सा लग रहा है, एक ही, वो बल लग रहा है mg sin थीटा। तो ये जो mg sin थीटा है, ये लगने के बावजूद भी वस्तु साम्यावस्था की स्थिति में आएगी कभी न कभी। तो मैंने बताया ना कि आयाम धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप खुद समझिए कि कोई बल लग रहा है
तो वस्तु रुकनी नहीं चाहिए, वस्तु तो चलती रहनी चाहिए। लेकिन इस वस्तु को रोकने के लिए एक प्रत्यानयन बल लगता है और उसकी वैल्यू हो जाती है -mg sin थीटा। माइनस का मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगना स्टार्ट होता है। तो ये जो एफ है ये क्या कहलाएगा? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। ये आपको पता होगा क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ गई बात? कितनी होती है? F इज इक्वल टू -mg sin थीटा। ठीक है, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि वस्तु अगर आपकी पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है तो ये लगेगा -x डायरेक्शन में, वस्तु अगर -x में जा रही है तो ये लगेगा प्लस में, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लगेगा। और अब यहाँ हम साइन थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पूरा शिफ्ट करना चाहूँगा। ये लीजिए, अब ये बताइए कि आपका साइन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बराबर होता क्या है वैसे? अरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल कक्का ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा क्या? तो लाल कक्का के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा? ये चाप जिसको हम x मान रहे हैं। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा? ये AP जो कि इसकी लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावित लंबाई है L। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? OP अपॉन में AP यानी x अपॉन में L। ठीक है, F बराबर हो जाएगा तो क्या? -mg x अपॉन में L। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब न्यूटन का नियम आप लोगों ने पढ़ा है ना, F बराबर ma कहता है, तो वहाँ से F की वैल्यू हो गई ma बराबर में -mg x अपॉन में L। ठीक है, अब यहाँ पर ये m से m टाटा बाय बाय। ठीक है, तो बचा क्या? अरे बचा क्या? a बराबर एक सेकंड, हाँ इसको ऊपर लिखता हूँ ये इधर, क्योंकि मुझे पता है स्क्रॉलिंग चल रही होगी तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये लो, अपने पास स्मार्ट बोर्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इधर अब जो है इसका पार्टिसिपेट कर देते हैं। पहले इसको अलग अलग दो भाग पार्टीशन कर दिया। ठीक है, लो अब ये क्या हो गया? a बराबर -gx अपॉन में L। ठीक है, a बराबर a बराबर नहीं, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर तो -gx अपॉन L आ गया है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? -x के, क्योंकि g और L तो क्या होंगे? कांस्टेंट। तो a इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका दोलक है उसका त्वरण उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और डायरेक्शन हमेशा विस्थापन के विपरीत होगी। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको पता है दोस्तों ओमेगा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? g अपॉन L के। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्यों, अरे भाई चाप x अपॉन L की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा थी। ठीक है, वहाँ से तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? ओमेगा का स्क्वायर बराबर g अपॉन में L। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर g अपॉन L है तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √g अपॉन L। तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई √L अपॉन में g। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? अरे समझ में आ गया? क्लियर है? ये इसको फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, t बराबर
2π√L/g। ठीक है, तो सरल लोलक के आवर्त काल का फॉर्मूला क्या है? 2π√L/g। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, क्योंकि सरल लोलक का आवर्त काल क्या है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मुझे पता है कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू G/L कहाँ से हो गया है। तो दोस्तों अब देखो, ये चीज़ें जो है आपकी बेसिक है, आपका जो दृढ़ पिंड गति की टॉपिक पढ़ाया गया है वहाँ बता दिया गया है, तो वहाँ से आप समझ लीजिए। अब वापस से वही चीज़ें बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, जो सरल लोलक का आवर्त काल है उसके बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले कि आवर्त काल की द्रव्यमान पर निर्भरता नहीं है। ये पॉइंट आप लिखिए, ये पॉइंट आपके डायरेक्ट दिखते हैं, फिर वहाँ पूछा जाता है ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि आवर्त काल की द्रव्यमान पर निर्भरता नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि आवर्त काल का मान, आवर्त काल की जगह डायरेक्ट ही लिख दूँ, अब तो पता चल चुका है। तो लो, T का मान आयाम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। थर्ड आप क्या आ जाएगा कि जो आपका आवर्त काल है यानी T, लंबाई किसके भाई, वो जो लंबाई आप यूज कर रहे हो ना उसके, तो लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, और चौथा आप लिखेंगे कि आवर्त काल जो है वो गुरुत्वीय त्वरण G के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहें, चाहे फिफ्थ पॉइंट कह सकते हैं, कि एक आपका सेकंड लोलक होता है। क्या होता है? सेकंड लोलक। तो सेकंड लोलक का मतलब क्या है? तो ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है। ठीक है, सरल लोलक का मतलब क्या है? ऐसा सरल लोलक, सेकंड लोलक का मतलब है ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्त काल 2 सेकंड हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक सेकंड लोलक की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो देखिए भाई, T बराबर क्या था? 2π√L/g। तो L बराबर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T/2π का स्क्वायर और ये G। ठीक है, और आपको पता है सब चीज़ें, चूँकि T बराबर है 2 सेकंड, क्योंकि सेकंड लोलक के लिए हम सेकंड लोलक की लंबाई निकाल रहे हैं। ठीक है, तो T है 2 सेकंड, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 मीटर, अरे सॉरी ये कहाँ, G की वैल्यू लिखवा 3.14, और G बराबर आप ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो L बराबर क्या आ जाएगा, तो ये जब तीनों चीज़ें आप पुट करेंगे तो आपके आ जाती है एग्जैक्ट 99.4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाती है, 99.4 सेंटीमीटर क्या आती है ये सेकेंड लोलक की लंबाई। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सेकेंड लोलक की बात हो रही है तो आप टाइम यानी आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड कितना लेंगे, 2 सेकेंड लेंगे और उसकी लंबाई कितनी लेंगे 99.4 सेंटीमीटर, या आप 100 सेंटीमीटर भी यूज करके आंसर निकाल सकते हैं लगभग। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे 6th नंबर पर, वो आ जाता है, देखो भाई आपको पता है T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g, ठीक है, 1/√g, और ये आपको पता है कि g ध्रुव पर जो होगा वो ज़्यादा होता है g भूमध्य रेखा के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा वो ध्रुव पर कम होगा, किसके कंपैरिजन में, भूमध्य रेखा के कंपैरिजन में। ठीक है, तो T भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होगा, यानी कि G की वैल्यू ज़्यादा कहाँ है, ध्रुव पर, तो T ज़्यादा कहाँ होगा, आवर्तकाल कहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मेरे हिसाब से कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपके पास में सरल लोलक के दोलन हेतु अगर आपको आवर्तकाल निकालना है तो आपको क्या करना होता है, उसकी रियल लेंथ को यूज नहीं करके उसकी जो प्रभावी लंबाई होती है, जिसे मैंने आपको बताया था कि ये होगी आपकी प्रभावी लंबाई, कौन सी, ये वाली लंबाई AP वाली, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल L। तो आपको 7 पॉइंट ये याद रखना है। देखो आवर्तकाल, ये आवर्तकाल जो है ये किसके लिए है, ये तो कब है 2πL/g, जब ये सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हो, जब मध्य अवस्था में हो, लेकिन दोलन कर रहा है या दोलन के दौरान, तब आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ फॉर्मूले में कि सरल लोलक के दोलनों हेतु, स्पष्ट देख लो मैं लिख रहा हूँ, दोलन यानी जब ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो चुका है तब उसकी लंबाई, तो दोलनों हेतु आवर्तकाल, तब आपके आवर्तकाल हो जाएगा T बराबर 2π√L/g। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये L क्या है सर, तो ये है प्रभावी लंबाई। ठीक है, प्रभावी लंबाई का मतलब क्या होता है, प्रभावी लंबाई का मतलब है बेसिकली कि आपके भाई वो जो है जब मोशन करना स्टार्ट कर रहा है तब उसकी लंबाई कितनी हो गई। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो आपका ये दोलक है उसकी त्रिज्या को आप वर्नियर कैलिपर से नाप सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, इसमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं। और ये जो L होती है बेसिकली ये L किसके इक्वल होती है, तो प्रभावी लंबाई किसके इक्वल होगी, L + E + R के। सर ये L, E और R ये सब अलग अलग क्या है, देखो भाई ये है उसकी वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई कहें, चाहे आप ये कह सकते हैं कि जब वो मध्य अवस्था में था, या हम ये कह सकते हैं कि निलंबन बिंदु से हुक तक की लंबाई कितनी है, यानी कि ये लंबाई बेसिकली A से लेकर O तक की लंबाई। ठीक है, और ये E क्या है सर, ये E है जहाँ आपने टांगा है तो वो कहीं ना कहीं हुक होगा एक, तो उस हुक की लंबाई कितनी है, तो E का मतलब है हुक की लंबाई। और ये जो स्मॉल r है ये क्या है, ये है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या मतलब जो आपका सरल लोलक है उसमें जो
दोलक होगा, उस दोलक की कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी, बिना आकार के दोलक होगा क्या? वो तो सिर्फ एक संकल्पना है सरल लोलक की, लेकिन हकीकत में थोड़ी होगा, उसकी त्रिज्या तो कुछ ना कुछ होगी। तो वो ये तीनों चीज़ें है। समझ में आ गई बात? ठीक है आप सभी लोगों के। तो एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? हुक की लंबाई पे, गोले की त्रिज्या पे, और वास्तविक उसकी लंबाई क्या है उस पे उसका आवर्तकाल डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये था इसका सेकंड उदाहरण, सरल लोलक। अब हम आगे बात करेंगे स्प्रिंगों का संयोजन, उसके बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ बचेगा एक अनुनाद, यानी कि अब ये 1 या 2 क्लास में, कल हमारा जो है ये सरल लोलक आज कंप्लीट हो चुका है, ये स्प्रिंगों का संयोजन कितना जल्दी कंप्लीट होता है, उसके बाद में तो अनुनाद बस। तो 2 क्लास और रही है, यानी इस वीक में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड थैंक यू।